जब अपने कोई खो जाते हैं केवल सपनों में याद आते हैं। जब अपने कोई खो जाते हैं केवल सपनों में याद आते हैं। सपनों में यादें बनकर ही सपनों में यादें बनकर ही फिर आ आकर हमें रुलाते हैं। जब अपने कोई खो जाते हैं सपनों में ही रह जाते हैं। सपनों में यादें बनकर ही फिर आकर हमें रुलाते हैं। ये पंक्तियों के साथ ही मैं गीतांजलि अंधेरिया स्वागत करती हूँ आपका स्टेप अप एकेडमी में। तो आज पढ़ने वाले हैं हम कक्षा 9वीं क्षितिज का पाठ 4 सांवले सपनों की याद। मेरी शुरुआत की पंक्तियां इन्हीं सपनों पर आधारित थी। सांवले सपनों की याद। जी हाँ, सांवले सपने, बड़ा नाम कितना रोचक लग रहा है और जिज्ञासा से भरा भी लग रहा है कि आखिर सांवले सपनों की याद क्या होगा। पाठ के अंदर किसकी यादों की बात की गई है जिसको इतना अच्छा नाम दिया गया है। सांवले सपने, सपने जो कहीं धुंधले हो जाते हैं, सपने जो कहीं रुक रुक कर याद आते हैं, सपने जो कभी कभी काला साया भी दे जाते, एकदम परछाई छा जाती है। तो यहाँ पर जावेर हुसैन जी ने अपने कुछ सपनों की बात की है जिनको उन्होंने नाम दिया है सांवले सपनों की कुछ यादें। सांवले सपनों की याद। और जावेर हुसैन जी ने जिनको याद किया है अपने सपनों में, जिन सपनों को उन्होंने सांवले सपने कहा है, वो हैं उनके मित्र सालेम अली। जावेर हुसैन जी का हम जीवन परिचय पढ़ेंगे और सालेम अली जी के बारे में भी पढ़ेंगे। सालेम अली जी एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिन्हें पक्षियों से अत्यंत मोह था, जो पक्षियों की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। कहते हैं सालेम अली की आंखों पर जो दूरबीन था जिससे उन्होंने दुनिया को देखा, दुनिया के उन पक्षियों को पास से देखा, उनके बारे में, उनके साथ यदि दुखद घटना भी घट रही है उसको उन्होंने महसूस किया। ऐसा दूरबीन उनकी आंखों पर तब तक चढ़ा रहा जब तक वो मृत्यु की गोद में नहीं चले गए। मृत्यु के बाद ही उनकी आंखों से वो दूरबीन उतरा। इतना मोह था उन्हें प्रकृति से, और इतना मोह था प्रकृति से अधिक इन पक्षियों से कि एक पक्षी की जब बचपन में वो उनसे घायल हो गई, उसके बाद से उनका पक्षियों के प्रति मोह बढ़ गया। वो निरंतर पक्षियों की सुरक्षा के लिए प्रयत्न करते रहे। बर्ड वॉचर जो नाम दिया जाता है वो उन्हीं को दिया जाता है। इतने करीब से जिन्होंने दुनिया को महसूस किया हो, इतने करीब से जिन्होंने पक्षियों को देखा हो। हम मानव तो आपस में संवेदनशील नहीं हो पाते, लेकिन सालेम अली तो पक्षियों के लिए संवेदनशील थे। तो सोचो मानव के लिए उनका व्यक्तित्व, उनका आत्मीयता, उनकी मानवता क्या रही होगी। बिल्कुल, जो पक्षी हमारे चारों ओर चहचहाते हैं, यदि हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं तो हम उनकी सुरक्षा पर ध्यान क्यों नहीं देते? क्यों उन्हें हम पिंजरे में बंद कर लेते हैं? उनको यदि पंख दिए हैं तो वातावरण में जो उनको पंख देकर उड़ना सिखाया है किसने? प्रकृति ने, ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं स्वतंत्र स्वच्छंद उड़ने के लिए, और हम उन पंखों को जाल में बंद कर देते हैं। एक पाठ आपने पढ़ा होगा, कक्षा 7वीं का पाठ है शायद, कि एक पहला पाठ ही था, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। 7वीं 8वीं का ये पाठ रहा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उसमें पक्षी अपनी वेदना को बताता है कि ये लोग मुझे उड़ने नहीं देते, मुझे सोने के पिंजरे में बंद कर देते हैं, जबकि मुझे कड़वी निवोरी खाना पसंद है। इनके हाथों से बने मीठे और मैदा के पकवान तो मुझे नहीं चाहिए। मैं कड़वी निवोरी खाना पसंद करता हूँ, मैं बहता हुआ जल पीने वाला हूँ, मैं आसमान में उड़ने वाला हूँ। मुझे इन्होंने सोने के पिंजरे में बंद कर दिया है, मैं ये लालच में नहीं बंधने वाला, मैं स्वतंत्र हूँ। मेरा आश्रय छिन्न भिन्न कर दो, मुझे नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। मुझे भले ही एक घोंसला न बनाने दो, मेरे आश्रय को तोड़ दो, सब कुछ मुझसे ले लो, लेकिन मेरे इन पंखों को आजाद उड़ान भरने दो, क्योंकि हम पैदा ही इसीलिए हुए हैं। ये पंक्तियों में, ये पंक्तियां, ये कविताएं तो कवियों ने लिख डाली, लेकिन किसके दिल पर वो छाप छोड़ गई? ऐसे कवि, ऐसे लेखक, ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो पक्षियों के बारे में भी इतना आत्मीयता के साथ सोचते हैं। तो सालेम अली ऐसे ही थे, पक्षियों की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। और जावेर हुसैन ने अपने उन मित्र के चले जाने पर इतना उन्हें याद किया कि पूरा का पूरा एक लेख लिख डाला।
जिसको पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। और शायद इसीलिए कि जब वो ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। पक्षियों के प्रति प्रेम रखिए, पक्षियों को सजावट का सामान न समझिए, उनको स्वच्छंद उड़ने दीजिए। वो चहचहाते ही अच्छे लगते हैं, वो आकाश में उड़ते ही अच्छे लगते हैं, वो डाल पर बैठे ही अच्छे लगते हैं, टुकुर टुकुर इधर उधर देखते ही अच्छे लगते हैं। जब वो आपकी बालकनी और आपके छत पर आकर, आपकी खिड़की पर आकर जब वो पानी पी पी के जाते हैं, वो दूर से देखिएगा बड़ा ही मनमोहक लगता है। वो अद्भुत दृश्य होता है जब आपके रखे हुए पानी को कोई कबूतर, कोई चिड़िया आकर धीरे से पी जाए। वो आपको देखे, ये मुझे देख रहे हैं और मैं पी रही हूँ, ऐसा ना हो ये मुझे यहाँ से उड़ा दें। उस समय की उसकी चंचलता, थोड़ा सा उसका डर देखो, और हम छुप जाते हो, फिर वो पानी पीती। बिल्कुल, ये मैं बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने अनुभव किया है। ऐसा मैंने लुका छुपी का खेल उस पक्षी के साथ खेला है। जी हाँ, तो जब हम ये कर सकते हैं ना, तब हमें ये अनुभव होता है। तो बातों को देखिए, जब हम पाठ पढ़ते हैं तो थोड़ा सा तो आपको सार बताना बनता ही है। तो अब और बातों में ना उलझते हुए आपको हम चलते, आपकी उत्सुकता जो थी उसको अब समाप्ति की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि अब आपको सामने ही देखेंगे कि सांवले सपनों की याद क्या है। देखिए, लेखक परिचय ये जावेर हुसैन जी है। इधर जावेर हुसैन जी का यहाँ पर परिचय दिया गया है कि जन्म हुआ था इनका 1945 में, 1945 में। स्थान है बिहार के नालंदा जिला में नौनही राजगीर में इनका जन्म हुआ था। और उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू भाषाएं इनकी थी मुख्य तौर पर लिखने के लिए। अन्य क्षेत्र जो इन्होंने लेखन के क्षेत्र के अलावा भी जहां काम किया वो है राजनीतिक क्षेत्र। 1944 में 1944 में बिहार मुंगेर विधानसभा सदस्य रहे। 1955 में ठीक 10 साल बाद बिहार विधानसभा परिषद के सभापति ये हुए। ये लेखन क्षेत्र के अलावा ये राजनीतिक क्षेत्र में भी अग्रसर थे। मुख्य रचना इनकी थी एक नदी रेत भरी, जो आगे हैं, अतीत का चेहरा, लौंगा, डोला, बीबी का मजार। आम आदमी के संघर्ष की कहानी है ये बीबी का मजार। तो इन्होंने व्यक्ति के बहुत करीब से लोगों को जाना और उससे संबंधित लेख लिखे। भाषा शैली इनकी क्या रही है, किस भाषा का प्रयोग किया है, तो इनकी भाषा सहज है, सरल है, मतलब हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, रोचक है, आनंद से भरी है, चित्रात्मक है, चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया हुआ है, काव्यात्मक है, कहीं कहीं कविताओं का भी से लय जैसा वाचन भी किया है, प्रभावशाली है। और ऐसा लेख, ऐसा इन्होंने इनकी लेखनी रही है जो पाठक के अंदर, पाठक के ऊपर प्रभाव डाल देती है, जो प्रभाव ये डलवाना चाहते हैं। क्योंकि इस भाषा सरल है, सहज है, चित्रात्मक है। तो जब हम कुछ देखते हैं और हम उसको देखते हैं कि हमारी जो उन्होंने लिखा है वो हमारे दिमाग में भी कल्पना बनने लगती है, सामने चित्र देख जाए तो हम उसमें खो जाते हैं। तो ये हमारे ऊपर क्या डाल देती हैं, इनके लेख प्रभाव डाल देते हैं। अब यहां से शुरू हो जाता है पाठ। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभव में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया। संघर्षरत आदमी, आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित, प्रशंसित हुई। अच्छा, अभी उनके बारे में ही यहाँ पर चर्चा हो रही है। जावेर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। तो लंबे समय तक जब ये राजनीतिक और सामाजिक जीवन में घुले मिले रहे तो कई इन्होंने अनुभव प्राप्त किए, और जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किए उसमें मुख्य तौर पर जो आम आदमी संघर्ष करता है, एक व्यक्ति राजनीतिक नेता के तौर पर चला जाए और दूसरा सामाजिक स्तर का व्यक्ति है, तो सामाजिक स्तर का जो व्यक्ति होता है, आम आदमी जो होता है, उसमें वो मुख्य तौर पर संघर्ष भरी जिंदगी जीता है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित, प्रशंसित है। एक तो उन्होंने आम आदमी को लिखा और दूसरा उन्होंने विशिष्ट व्यक्तित्व को लिखा। कहने का तात्पर्य दोनों में तुलना की और तुलना करके उनकी बहुत चर्चित, बहुत प्रसिद्ध डायरी के रूप में लिखा उन्होंने। जावेर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है, अभिनव एक प्ले के आधार पर, जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है, एकदम नया है। अब आ जाते हैं यहाँ पर जहाँ आपका पाठ शुरू होता है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालेम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। संस्मरण होता है जब किसी की याद में लिखते हैं। तो जावेर हुसैन के मित्र थे सालेम अली। जो सालेम अली की मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु के ठीक बाद
डायरी शैली में, चूंकि जो जाबिर हुसैन है वो डायरी शैली लिखने में प्रसिद्ध थे, तो डायरी शैली में ही उन्होंने क्या लिखा, सालिम अली का संस्मरण। और ये कब की बात है, 1987 में, जब 1987 में जब सालिम अली की मृत्यु हुई, उसके ठीक बाद जाबिर हुसैन जी ने डायरी शैली में क्या लिख डाला, संस्मरण लिख डाला। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया। जो उनकी मृत्यु के बाद, अपने मित्र की मृत्यु के बाद जो जाबिर हुसैन को दर्द हुआ था, जो दुख था, विषाद, शोक जो था, उससे उन्होंने जो करुणा उनके अंदर से निकल पड़ी और उनकी यादें जो उनको दिन रात आती थी, उन यादों को उन्होंने नाम दिया सांवले सपनों की याद। और उसका ही लेख का नाम, यहाँ पर जो डायरी उन्होंने लिखी उसका नाम लिख डाला। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया। व्यक्ति चित्र मतलब उनके बारे में कुछ बातें बताई हैं, वो कैसे थे। और जब किसी के बारे में यदि लेखक इतने प्रभावशाली ढंग से बताए तो हमारे ऐसा लगता है कि हमने इनको देख लिया है आंखों के सामने उनका चित्र आ जाता है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छू जाती है। जो भाषा ने अपनी तारतम्यता बनाए रखी है और जो उनके व्यक्त करने की जो तरीका था, जो शैली है, वो दिल को छूने वाली है। इतना अच्छा लगेगा जब आप पूरे पाठ को सुनोगे कि वाकई ऐसे लोग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये इन्होंने आप पाठ के बारे में और उनकी भाषा शैली के बारे में बता दिया। आगे देखिए, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सावले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। शब्द देखिए जरा उनके, सुनहरे परिंदों के, सुनहरे परिंदे मतलब यहाँ पर पक्षी, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सावले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। ये उन्होंने सालिम अली के बारे में लिखा है जब सालिम अली मृत्यु सैया की ओर जाने वाले थे। तो उन्होंने लिखा कि जिसने प्रकृति के जिन्होंने जो भी देखा वो कैसे देखा, पक्षियों में देखा। पक्षियों के खूबसूरत पंखों पर उन्होंने कहा कि उनके पंखों पर हमारे जो मित्र हैं उनके सांवले सपनों की याद चली जा रही है। और वो कहाँ उड़ते जा रहा है, खामोश वादी की तरफ, मतलब एकदम एकांत में, क्योंकि अब वो शून्य की तरफ चले जाएंगे। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह शून्य की ओर जाता है, बिल्कुल अनंत अनंत एकांत यात्रा की ओर। तो वही उन्होंने कहा है, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। जो व्यक्ति जाने वाला हो दुनिया से या चला गया हो, कोई उसे वापस ला सकता है? नहीं। क्या उसे कोई रोक टोक सकता है कि तुम रुक जाओ? नहीं। तो वही कह रहे हैं, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। वो कह रहे हैं जो ये हुजूम चला जा रहा है, जो ये भीड़ चली जाए, सबसे आगे चल रहे हैं सालिम अली। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। वो कह रहे हैं अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए, मतलब जो उन्होंने अंत का सफर कर रहे हैं सालिम अली, वो अपने जो अभी तक उन्होंने जितना भी किया है सैलानियों की तरह, मतलब जैसे सेनाएं बोझ उठाकर चलती हैं, इस तरह ये भी चले जा रहे हैं अपनी अंतिम यात्रा की ओर। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। जहाँ जहाँ उन्होंने सफर किया, जहाँ जिस स्थान पर गए, जहाँ पक्षियों के लिए वो गए, जहाँ क्योंकि ये घुमक्कड़ शैली के थे, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, तो ये जहाँ जहाँ गए होंगे घूमने के लिए, वहाँ की जो उन्होंने यादें ली, जो जिनके बारे में लिखा, पक्षी जो भिन्न भिन्न प्रकार के मिले, इतनी सारी यात्राओं में जाबिर हुसैन कह रहे हैं ये यात्रा जो थी ना सालिम अली की, ये सबसे अलग थी। क्योंकि ये यात्रा किसकी थी? अनंत की यात्रा थी। इसमें व्यक्ति शांति की तरफ चला जाता है, दुनिया की मोह माया छोड़ देता है। अनंत की यात्रा, यह अनंत का सफर था। तो अभी तक जितने सफर किए हैं जाबिर हुसैन कह रहा है उससे सबसे भिन्न सफर था ये वाला सफर, जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन था। मैंने कहा ना, अनंत की तरफ जाने वाला, इस जमाने की भीड़ भाड़, माया, मोह, तृष्णा, लोभ, इन सभी से पलायन करने की यात्रा थी। पलायन मतलब गमन, जाने की यात्रा थी सालिम अली की। ये सालिम अली जी यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, आखिरी पलायन था, मतलब आखिरी जाना था उनका यहाँ से। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो गए जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। ऐसा जंगल का पक्षी जो गाते 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 मृत्यु को प्राप्त हो गया हो, ऐसे ही सालिम अली भी अपने जीवन के हर क्षण को गाते हुए जीवन से मुक्त हो गए।
कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। यहाँ पर सालिम अली ने देखी, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कितना हाहाकार मच जाता है, कैसे लोग उसके आपसी घर के लोग किस तरीके से बोलते हैं, काश ये एक बार उठ जाए, ये हमें फिर से मिल जाए। लेकिन ऐसा होता है क्या? जिसने अपना शरीर त्याग दिया, देह त्याग दी, जिसको जो पंच तत्व में विलीन होने जा रहा है, जो हो गया है, क्या वो दोबारा लौटकर आ सकता है? यही शाश्वत सत्य है कि वो लौटकर नहीं आ सकता। मौत एक शाश्वत सत्य है, जीवन एक बहुत बड़ा छलावा है। जिस जीवन में हम जी रहे हैं, क्या क्या नहीं देखते हम उस जीवन में। हमें दिन भर हम मोह, तृष्णा, ईर्ष्या, द्वेष, इन सभी में जकड़े रहते हैं। जाना कुछ भी नहीं है, एक परम आत्मा परमात्मा ही हमारे साथ रहेंगे, और जो आपने अच्छे कर्म किए हैं वो आपके साथ रहेंगे। तो व्यक्ति इन छलावों में पड़ता है, इससे बुराई, इससे अपनापन, इससे बहुत अधिक मोह, इसके बिना रह नहीं पाना, इसको देखना नहीं, इतना ये चाहिए, वो भी चाहिए। ये जीवन का छलावा है, और शाश्वत सत्य तो है कि व्यक्ति इस छलावे से एक ही ओर जाएगा, मौत। तो वही हुआ कि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अपने जिस्म की हरारत, यदि जिस्म की गर्मी भी उनको दे दी जाए, यदि उनको कुछ अपने अंदर से कुछ जिस्म का एक अंग भी दे दिया जाए, कुछ ऐसा हरकत उन्हें दी जाए, कुछ ऐसे दिल की धड़कन यदि उनको दे दी जाए, तो क्या वो वापस दुनिया में आएंगे? नहीं आएंगे, नहीं लौटा सकता उन्हें कोई। अब मुझे नहीं लगता कोई सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वो कह रहा, मुझे नहीं लगता कि जो पक्षी सो चुका है अब कोई चाहेगा कि ये उठ जाए, कोई जगाना चाहेगा, क्योंकि सब जानते हैं अब ये उठ नहीं सकते। बरसों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। बरसों पूर्व कह रहे सालिम अली ने एक बात कही थी कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, कि लोगों को लग रहा है कि हम इनको ऐसे देखें जैसे कि ये व्यक्ति हों, ये हम जैसे बोल पाते हों। कोई अपने घर में यदि पाल लेता है तोते को या किसी भी प्रकार के ऐसे पक्षी को, तो चाहते हैं कि ये भी वैसे ही बोलें, कुछ कुछ हम उन्हें सिखा देते हैं। तो लोग क्या आदमी की तरह पक्षियों को देखना चाहते हैं, ऐसा सालिम अली कह कर गए हैं। आगे देखिए, यह उनकी भूल है, ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वे प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। उनकी ये भूल है, वो कह रहा है ये भूल है कि आप पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों और झरनों को भी व्यक्ति कैसे देखना चाहता है, आदमी की नज़र से वो देखने को उत्सुक है, प्रकृति की नज़र से नहीं देखना चाहता। प्रकृति ने उसे क्यों बनाया है? मैंने कहा ना, प्रकृति ने पक्षियों को क्यों बनाया है, उन्हें पंख क्यों दिए? हम मनुष्यों को पंख क्यों नहीं दिए? क्योंकि हम मनुष्य इस प्रकृति पर रहने वाले हैं और पक्षी स्वच्छंद आसमान में रहने वाले हैं। प्रकृति ने हर जीव जंतु के लिए उसका एक ठिकाना निश्चित करके दिया है, उसका एक तरीका निश्चित करके दिया है। पक्षियों को क्यों दूर से आपके सिर पे हल्के से पैर रखने से आहट मिल जाती है, और हम घर में चोर की आई आहट भी नहीं पहचान पाते, क्योंकि उन मूक पक्षियों को जहां ईश्वर ने मुख नहीं दिया, रोने धोने का उन्हें कोई अधिकार नहीं दिया, उन पक्षी को इतनी तो संवेदना दी हुई है कि आप कैसे बच सकते हैं किसी से, इसीलिए उन्हें पंख दिए हैं। कुछ तो ईश्वर देगा, इतना अन्याय तो ना करेगा किसी के साथ। किसी को 5 इंद्रियां दी हैं और किसी से कोई इंद्री ले ली है, तो कुछ तो उन्हें दिया जाएगा। तो बस वही कि हम उन्हें आदमी की नज़र से देख रहे हैं, अच्छा ये पक्षी हैं, ठीक है अभी, लेकिन इन्हें प्रकृति की नज़र से तो देखो। प्रकृति ने इतना सुंदर पक्षी क्यों बनाया है? उसकी गर्दन का कलर कुछ अलग, गर्दन के साइड से कलर कुछ अलग, जो यूं लहराते हुए जब अपनी गर्दन को घुमाता है कोई भी पक्षी, आप मोर को देख लो, यूं गर्दन जब वो करता है तो यहाँ से क्या होता है, जो परछाई पड़ती है कलर बदल जाता है। पंख जब वो उठाता है तो पंखों का कलर कितना सुंदर लगता है। इतना सुंदर पक्षी आखिर प्रकृति ने क्यों बनाया? प्रकृति ने अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए बनाया। आदमी की नज़र से देखोगे तो हम कुछ और ही पाएंगे।
हम उनका शिकार करने लगेंगे, उनसे क्या प्राप्त होने वाला हम वो लेने लगेंगे। तो वो व्यक्ति प्रकृति की नज़र से नहीं देखता, ये सालेम अली कह रहे हैं, वो आदमी की नज़र से देखना चाहता है प्रकृति को या जीव जंतुओं को। ऐसा संभव नहीं है, ये गलत है। प्रकृति की नज़र से तो देखो आखिर इन्हें क्यों बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? पक्षियों की चहचहाट, पक्षियों की ची ची या कू कू की आवाज सुनकर ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो अपने अंदर रोमांच महसूस करेगा, प्रसन्नता महसूस करेगा? कोई है? ये जावेर हुसैन जी ने पूछा है, कोई है? एहसास की ऐसी एक ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालेम अली। सालेम अली एक ऐसा व्यक्तित्व था जो पक्षी की चहचहाहट अपने अंदर अनुभव करता था, पक्षियों की आवाजों को वो सुनता था और पक्षियों की आवाजों में उन्हें आनंद का अनुभव होता था, कुछ महसूस करते थे वो। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। वो कह रहे पता नहीं देखा मैंने कब कृष्ण ने रासलीला रच ली, कब गोपियों को सता दिया, कब बांसुरी बजा दी। क्या आपने देखा? हमने नहीं देखा, हमने लेकिन उस पर विश्वास किया, श्रद्धा की कि ईश्वर हैं, मतलब ईश्वर हैं तो सही, पर ईश्वर कभी इस पृथ्वी पर थे, उनकी बाल लीलाएं हुई थी, उन्होंने गोपियों के साथ शरारत की थी। जी हाँ, हम ये सुनते हैं और इस पर हम विश्वास करते हैं क्योंकि ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा है, अटूट विश्वास है। जो हमें पुराणों ने कह दिया वो हमने मान लिया। तो यहाँ कह रहे हैं कि आपने कभी देखा उनको? कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, दूध छली से अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं ये सब कब हुआ था, सब कुछ बता दिया। पता नहीं कब कृष्ण बंसी बजाकर पूरे गोकुल या पूरे वातावरण को संगीतमय कर देते थे। पता नहीं कब उन्होंने रास लीला रची थी। पता नहीं कब वो यमुना नदी के किनारे बैठे पेड़ों की छांव में विश्राम कर देते थे। पता नहीं कब उन्होंने माखन चुराया था। पता नहीं कब माखन की हंडियां उन्होंने फोड़ी थी। कुछ भी नहीं पता। लेकिन कोई आज भी यदि वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उस पूरे घटनाक्रम की याद दिलाता। आपने कृष्ण को नहीं देखा, मैंने कृष्ण को नहीं देखा, किसी ने कृष्ण को नहीं देखा। कृष्ण की बांसुरी की आवाज हमने नहीं सुनी, कृष्ण का दही खाता हुआ वो चेहरा हमने नहीं देखा, कृष्ण के हाथ से मटकी फोड़ते हुए हमने नहीं देखा, कृष्ण को रास लीला रचाते हुए हमने नहीं देखा, कृष्ण को यमुना में शैतानी करते हुए हमने नहीं देखा, कृष्ण को सोए हुए विश्राम करते हुए पेड़ों की छाया में गायों को चराते हुए हमने नहीं देखा। लेकिन जब हम वृंदावन जाते हैं और वृंदावन में यमुना का वो सांवला पानी देखते हैं, यमुना नदी में जो शेषनाग के कारण जो पानी का जो अंतर आया था, तो वही वो कह रहे हैं कि जो सांवला पानी जो हम देखते हैं उस पानी से लगता है कि हाँ, जो हम सुन रहे हैं वो घटनाएं जो घटी थी वो सत्य थी, हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्यों ये बात कहना चाह रहे हैं जावेर हुसैन? हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के भी कदम थम जाएंगे। वो कह रहे किसी ने कुछ नहीं देखा, लेकिन जब यमुना की सांवली धारा निकल पड़ती है तो लोग मान लेते हैं ऐसा हुआ होगा। और फिर सुबह उन पतली वृंदावन की पतली गलियों से जब लोग नदी की तरफ जाते हैं तो सबको ऐसा प्रतीत होता अभी कोई बांसुरी बजा देगा, अभी हमारे कदम रुक जाएंगे, अभी कोई अचानक से अवतरित हो जाएगा। जिस वृंदावन की गलियों में इस वृंदावन की गलियों में जो बांसुरी बजाया करते थे, काश वो ऐसा ना हो, हमारे सामने आ जाए और बांसुरी की आवाज हमें फिर सुनाई दे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वह कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के पूरे भरे माहौल पर छा जाएगा। वो कह रहे वाटिका में जहाँ पर वो बांसुरी बजाया करते थे, ऐसा लगता है कि इस वाटिका में जहाँ इतने कुछ नियम बताए जा रहे हैं, लेकिन अचानक से कोई आएगा जो यहाँ पर बैठ के बांसुरी बजाएगा, पूरा माहौल बदल जाएगा। ये तो क्या है, कल्पनाएं की गई हैं।
लेकिन ये कल्पनाएं देखिए सालिम अली की याद में लेखक कहाँ पहुंच गए कि मैंने उनको नहीं देखा, लेकिन उनकी कल्पनाएं कर सकते हैं। तो हो सकता है ये सालिम अली को कह रहे हैं कि वो हमारे पास से चलेगा, हम उनकी कल्पनाओं में रह सकते हैं। संगीत का जादू वाटिका के पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? तो वृंदावन कृष्ण की बांसुरी के जादू से कभी खाली नहीं हुआ। लोग आज भी यदि कोई बांसुरी बजाता है वृंदावन में तो लोग कह देते होंगे कि कृष्ण की परंपरा है ये बांसुरी बजाना, हमारे यहाँ की परंपरा है, हमारे यहाँ का एक वाद्य यंत्र है बांसुरी बजाना। तो वो क्या कह रहे हैं कि वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली नहीं हुआ। आज भी वहां कोई बांसुरी बजाता है तो कृष्ण की बांसुरी की याद आ जाती है। मिथकों की दुनिया में, मिथक मतलब जो अपनी अपनी राय देते हैं, मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। वो कह रहे हैं मिथक ने बहुत कुछ धारणाएं दी हैं, वृंदावन, कृष्ण, इन सभी का यदि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इससे पहले वो ये कह रहे हैं कि हम उस व्यक्ति पर अपनी नजर डालें जिनको हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। उम्र को सदी तक पहुंचने में थोड़े ही दिन बचे थे, मतलब 100 वर्ष की ये होने ही वाले थे सालिम अली। संभव है लंबी यात्राओं की थकान में वो अब पूरी तरीके से थक चुके थे, शरीर कमजोर हो चुका था। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई थी। इतनी यात्राएं उन्होंने की थी, घुमक्कड़ शैली के प्रवृत्ति के होने के कारण यात्राओं में, यहाँ पर जाबिर हुसैन कह रहे हैं कि शायद वो थक चुके थे, शरीर कमजोर हो चुका था, इसलिए उन्हें कैंसर की बीमारी ने घेर लिया और उनकी कैंसर की बीमारी ही उनका मौत का कारण बन गई। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के लिए समर्पित थी। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि वो मरने तो लगे, लेकिन ऐसा लगता था कि उनकी नजरें आज भी ये कह रही हैं कि पक्षियों की हिफाजत के लिए कहीं ना कहीं आशियाना ढूंढ रही हैं। पक्षियों को जो तलाश करने में आज भी उनकी आंखें यदि हैं तो वो वही देख रही हैं। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतरी थी। वो अपनी दूरबीन लेकर चलते थे, दूरबीन से वो दूर दूर का देखते थे, पक्षियों को देखते थे, करीब से देखते थे। और जब उनकी मौत हुई तो कहते हैं उनकी दूरबीन उनके मौत के बाद ही उनके चेहरे, उनके आंखों पर से हटी थी, उनके साथ से हटी थी। उन जैसा बर्ड वॉचर कौन? संसार को देखने वाला, वॉच करने वाला, निरीक्षण करने वाला शायद ही कोई हुआ हो। लेकिन एकांत के क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। जब वो अकेले में बैठते थे ना तो वो बिना दूरबीन के भी रहते थे, क्योंकि अकेले में क्या है, वो शांत बैठे, उन्होंने अपना दिन भर का कार्य किया, पक्षियों के बीच में रहे, उनका निरीक्षण परीक्षण किया। लेकिन जब वो अकेले में बैठते थे तो फिर दूरबीन को निकालकर वो रख देते थे। दूर क्षितिज तक फैली जमीन, क्षितिज कहाँ होता है? जहां पर हमें ऐसा लगता है कि आसमान झुका हुआ है, जमीन से टच हो रहा है, होता नहीं है, लगता है, उसे कहते हैं क्षितिज। पृथ्वी और आकाश के मिलन वाला वो क्षेत्र। फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। जहां पर हमें लगता है कि प्रकृति पर आसमान झुक रहा है, ये क्षितिज का क्षेत्र है, तो क्षितिज तक उनकी नजर जाती थी और ऐसा लगता था उनके देखने से, उनके परीक्षण से, उनके निरीक्षण से कि इन्होंने प्रकृति को बांध के रखा है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय अपने प्रभाव में लाने के कायल थे। वो प्रकृति के प्रभाव में नहीं आते थे, बल्कि ऐसा पूरा माहौल बनाते थे कि प्रकृति उनके प्रभाव में आ जाती थी। वो प्रकृति को ही अपने प्रभाव में ले लेते थे, प्रकृति को अपने माहौल में ढाल लेते थे, बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। पसरी मतलब फैली थी। जब वो देखते थे चारों तरफ तो उन्हें लगता था कि प्रकृति में चारों तरफ हंसी, खेल, प्रसन्नता, सब कुछ है। रहस्य भरी दुनिया चारों तरफ फैली है, केवल हमें देखना बाकी है, पहचानना और जानना बाकी है। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। जिस दुनिया में वो रह रहे थे, जो चारों तरफ उन्होंने जो माहौल बनाया था, प्रकृति को जिन्होंने अपने में ढाला था, ये बहुत मुश्किल से रची हुई उनकी दुनिया थी। जहां वो प्रकृति को महसूस करते थे, जहां पक्षियों के साथ वो प्रसन्नता से रहते थे। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई। जिस माहौल में वो रहना चाह रहे थे, जो उन्होंने अनुभव किया था, जो महसूस किया था, जो चारों तरफ प्रकृति वो बनाए हुए थे, उनके जीवन साथी, उनकी पत्नी तहमीना ने उनकी बहुत मदद की। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी हुआ करती थी।
लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालेम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले। थोड़ी सी उनके जीवन के बारे में बात की गई है। तहमीना जो उनकी जीवन साथी बताई गई हैं, और तहमीना बहुत बचपन से उनके साथ थी, उनके स्कूल में साथ में पढ़ती थी, तो उनके इस पूरे वातावरण में, उनकी जीवन शैली में तहमीना ने बहुत उनका योगदान दिया, बहुत साथ दिया। एक घटना यहाँ बताते हैं कि एक बड़े ही इतने रोमांचकारी जीवन में इतना अच्छा वो जीवन जी रहे थे, यहाँ घूमना, यहाँ के पक्षियों के बारे में जानना, प्रकृति की सुंदरता के बारे में जानना। उस बीच में जब वो रेगिस्तानी यात्रा पर होंगे तो केरल में कि एक दिन वो केरल की जो साइलेंट वैली, जो रेगिस्तान में ही एक सफ़र पर थे, पर केरल की साइलेंट वैली एक पक्षी रेगिस्तानी हवा के झोंकों से, रेगिस्तानी हवा का झोंका बड़ा ही गर्म और रेत से भरा, तो कह रहे रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर वो चौधरी चरण सिंह से मिलने गए थे। वे प्रधानमंत्री थे वहां के। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। वो जानते थे कि यदि पहली बूंद मिट्टी पर पड़ती है तो कैसी सौंधी खुशबू आती है। पहला असर यदि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का हो तो मतलब कहना चाहिए कि उनको बहुत अधिक अनुभव था प्रधानमंत्री जी को। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालेम अली ने उनके सामने रखा, सालेम अली ने बताया कि आगे आने वाले साल ये जो आपके साइलेंट वैली पर जो ये थपेड़े पड़ रहे हैं गर्म हवाओं के, आगे पर्यावरण को इन थपेड़ों से इन नुकसान, किस प्रकार का नुकसान होगा, और पर्यावरण से यदि पक्षियों का नुकसान होगा तो हमारा पर्यावरण किस दिशा की ओर चला जाएगा, कितना हानि हम झेलने वाले हैं, कितना नुकसान हमें होने वाला है। ये सब उन्होंने सालेम अली ने उनको समझाया। उनकी आंखें नम कर दी। इतना भावनात्मक रूप से सालेम अली ने उनको बताया हर बात की क्या होगा। देखिए, पर्यावरण से यदि पशु पक्षी नष्ट हो जाएं तो पर्यावरण में बहुत खतरा बढ़ जाएगा। जो आपके जमीन के अंदर के जो कीड़े होते हैं वो पक्षी ही तो खाते हैं। आपके खेत को जो स्वच्छ रखते हैं, कीड़ों से साफ रखते हैं, सलामत रखते हैं, वो पक्षी तो रखते हैं। पर्यावरण में हम उनको ही जीवित नहीं रहने देंगे तो क्या हम जीवित रह पाएंगे पूर्णतः? ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो आपके पक्षी आपके लिए लाभकारी होते हैं। तो भाई उन्होंने पर्यावरण का दृश्य बताया तो प्रधानमंत्री जी की आंखें नम हो गई। आज सालेम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। जब ये जाबिर हुसैन लिख रहे हैं वो कह रहे हैं जिन चौधरी साहब को साइलेंट वैली के लिए वो गए थे मिलने, वो भी नहीं रहे, सालेम अली भी नहीं रहे। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव बोने का संकल्प लेगा? वो कह रहे कौन है? प्रधानमंत्री वो थे चौधरी सिंह जो करते देख रेख और अधिक हर किसी को उत्साहित करते, और यहाँ पर सालेम अली लोगों को जागृत करते। अब कौन बचा है? कौन बचा है जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? कौन है सालेम अली के अलावा जो कहे कि ये जो बर्फ के मैदानों पर जो पक्षी चले जाते हैं, बर्फ की पहाड़ियों में जो पक्षी हैं, यदि उनकी हिफाजत हमें करनी है तो हम कैसे करेंगे? सालेम अली सोचते थे। कौन करेगा उनकी हिफाजत? जाबिर हुसैन ये बात कर रहे, क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे। सालेम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था, सालेम अली ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। देखिए, आत्मकथा व्यक्ति अपनी स्वयं लिखता है और जीवनी उसके बाद लिखी जाती है दूसरों के द्वारा। तो सालेम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। फॉल ऑफ अ स्पैरो ये उनकी आत्मकथा का नाम था। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस, उनको एक और बात याद आती है कि D.H. लॉरेंस की जब मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा से कुछ लोगों ने बातें की, अनुरोध किया कि अपने पति के बारे में कुछ बताइए ना आप। तो फ्रीडा ने बहुत सारी बातें बतानी चाहिए, लिख सकती थी वो उनके बारे में, लेकिन बस उन्होंने इतना ही कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी छत पर बैठी हुई गौरैया ज़्यादा अच्छे से उनके बारे में बता पाएगी। क्यों कहा होगा उन्होंने? क्योंकि मेरे से ज़्यादा समय वो तो पक्षियों के साथ बिताते थे। इतना प्रेम था लॉरेंस को भी पक्षियों से। तो मैं तो उनके बारे में नहीं बता पाऊंगी जितनी मेरे छत पर बैठी हुई गौरैया बता पाएगी कि कैसा उनका व्यवहार था, कितने वो पक्षियों के प्रति उनका आत्मीयता का भाव था। ये मुझसे ज़्यादा तो गौरैया बता पाएगी, मैं शायद उतने अच्छे से ना बता पाऊँ।
मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। ये उन्होंने लॉरेंस के बारे में बताया है कि लॉरेंस बहुत खुले विचारों के थे, सीधे सादे और खुले विचारों के व्यक्ति थे। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो। वो कह रहे हैं कि ठीक है, मेरे पति हैं, वो जाने के बाद भी मेरे रग रग में समाये हुए हैं, मेरे हृदय में वो बसे हुए हैं, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभवों को, शब्दों को जामा पहनाना, मतलब एक उनको स्वरूप देना मेरे लिए फिर भी कठिन हो रहा है। इतना उन्हें प्रेम था पक्षियों से कि मैं कहूँगी कि पक्षी उनके बारे में ज़्यादा जानते होंगे, जबकि वो मेरे पति हैं, हर उसमें मेरे हृदय में समाये हुए हैं, फिर भी मैं उनके बारे में शब्दों को एक लिबास, एक रूप नहीं दे पा रही हूँ। मतलब ऐसे लोग हुए हैं कि प्रकृति में ही खो गए। जो मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उनके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानती है। जटिल प्राणियों के लिए सालेम अली, देखिए सालेम अली के अलावा भी एक और यहाँ पर जो प्रकृति प्रेमी कहें या पक्षी प्रेमी कहें, लॉरेंस के बारे में एक घटना जावेर हुसैन ने दी, फिर वो सालेम अली की बात करते हैं। जटिल प्राणियों के लिए सालेम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। देखिए जटिल प्राणियों के लिए, जो प्राणी जल्दी समझ नहीं पाते, क्या ये पक्षियों के पीछे भागते रहते हैं, क्या दूरबीन से पक्षियों को देखते रहते हैं, पक्षी का काम है उड़ना, उन्हें उड़ने दो। अगर वो बर्फ में रह पाते हैं तो वो रह रहे होंगे, तब तो वो रह रहे हैं, लेकिन नहीं, सालेम अली उन्हें प्रकृति की नज़र से देखते थे। यदि कहीं कुछ रुकावट आ रही है, कहीं कोई परेशानी आ रही है, तो प्रकृति ने उन्हें पैदा किया है तो हमको भी पैदा किया है, और हम एक दूसरे के सहभागी हैं, हम एक दूसरे का साथ देने वाले हैं। तो उन्होंने प्रकृति की नज़र से उस पक्षी को देखा, इसलिए तो वो उसकी मदद कर पाए, प्रेम रहा। लॉरेंस भी ऐसे ही थे और उन्होंने लॉरेंस के साथ ही इनकी समानता व्यक्त की हुई है, आगे आएगा। तो वो क्या करते हैं, जटिल प्राणी सालेम अली को नहीं समझ पाए, उन्हें नहीं समझ आता था सालेम अली की ये फिलॉसफी क्या है। ये बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलकंठ, नीले रंग की, नीले गले की गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। बचपन में क्या हुआ, उन्होंने एयर गन चलाई, एयर गन से एक गौरैया घायल हो गई, तब से ही वो पक्षियों की सुरक्षा की तरफ मुड़ चुके थे। एक घटना ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया, एक घटना ने उन्हें प्रकृति और पक्षी प्रेमी बना दिया। सारी जिंदगी वो नए नए रास्ते खोजते रहे। वो गौरैया वाली घटना उन्हें जिंदगी के नए नए रास्तों पर ले गई। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा। वो कितने भी आगे निकल गए हों, कहीं कोई परेशानी भी आई हो, तो वो डगमगाए नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक। जैसे लॉरेंस प्रकृति में समा गए थे। लॉरेंस की पत्नी ने यहाँ तक कह दिया, मुझसे ज्यादा तो पक्षी जानते हैं उनके बारे में। कितनी बड़ी बात कह दी। तो जब वो प्रकृति में ही समाहित हो गए, पक्षियों के ही बन गए, तो वैसे सालेम अली भी नैसर्गिक प्राकृतिक जिंदगी के प्रतिरूप, प्राकृतिक जिंदगी ही बन गए थे। वो उनकी जिंदगी ही प्रकृति के लिए हो गई थी। आगे सालेम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय, टापू क्या होता है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, एक छोटा हिस्सा। तो उन्होंने क्या कहा जावेर हुसैन जी ने कि सालेम अली प्रकृति में टापू नहीं बनना चाहते थे, एक छोटा सा हिस्सा नहीं बनना चाहते थे उसका। अथाह सागर बनकर उभरे। वो केवल टापू नहीं रह गए, लोग थोड़ा सा नहीं जान पाए, वो अथाह सागर बन के उभरे, जो लंबा फैलते चले गए, जो लंबा उठते चले गए, जो ऊंचा उठते चले गए, जिसको सबने जाना। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावारी मतलब घुमक्कड़ प्रवृत्ति, जो उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी घुमक्कड़ प्रवृत्ति से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। ऐसा जो मतलब जो जानते थे कि ये घूमने के आदी हैं, ये नई नई जगह जाकर नए नए पक्षियों को देखते हैं, पक्षियों की परेशानियों को समझते हैं, उनसे निपटाने का, उनको उससे निकालने का, निवारण करने का उपाय सुझाते हैं। तो लोगों को लगता ही नहीं, पक्षियों में कहीं वो होंगे जरूर, कहीं पक्षियों के बीच में से ही कहीं निकल कर कहेंगे, कुछ बोलेंगे। बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। लोग ऐसा मानते हैं, जो उनको बहुत मानते हैं, उन्हें ऐसा लगता है अभी यहीं कहीं से सालेम अली निकल कर गले में जिसकी दूरबीन लटकी होगी अभी आ जाएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए?
लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि सालेम अली दुनिया से जा चुके हैं। लोग ये कह रहे हैं जब तक वो नहीं लौट रहे हैं तो क्या हम मान लें वो नहीं रहे? हम तो नहीं मान सकते कि वो नहीं रहे। मेरी आंखें नम हैं और कह रही हैं, आबिद जाबिर हुसैन कह रहे हैं मेरी आंखें नम हैं, सालेम अली तुम लौटोगे ना? वो पूछ रहे हैं। कितना प्रेम अपने मित्र के प्रति, कितना प्रेम उस दार्शनिक के प्रति, कितना प्रेम उस प्रकृति प्रेमी के प्रति कि जहां पर जाबिर हुसैन ने अपनी एक एक बात में इतनी भावना घोलकर यहाँ पर लिखी हुई है कि वाकई पढ़ाते पढ़ाते ऐसा लगा कि हाँ, सालेम अली को हमने देखा हुआ है। कैसे वो पक्षियों के बीच में रहे होंगे, कैसे प्रकृति से प्रेम किया होगा। ऐसे प्रकृति प्रेमी लेखक, कवि, व्यक्ति इस दुनिया में हैं और थे। तो पूछ लेते हैं कि लौटोगे ना? और यहाँ पर वो अपना लेख समाप्त कर देते हैं। क्या बोलें वो आगे? एक लंबी सांस के साथ ही उन्होंने पढ़ा होगा कि सालेम अली लौटोगे ना। अब यहाँ पर आ जाते हैं प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न। किस घटना से सालेम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? किस घटना ने सालेम अली की जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? कौन सी घटना थी जहां वो पक्षी प्रेमी बने? बचपन में जब उन्होंने एयर गन चलाई और उस एयर गन से जब एक गौरैया को लगी वो एयर गन, तो उस घटना ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया और उनके जीवन को ही परिवर्तित कर दिया। उन्होंने जीवन के कई दृश्यों को आगे देखा, आगे ही बढ़ते चले गए। लेखक ने अपनी एयर गन से एक अप्रतिम सुंदर गौरैया पर जब निशाना साधा, वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। घायल गौरैया को देखकर वो इतने द्रवित हुए, इतने दुखी हुए कि उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। उन्होंने अपना सारा जीवन पक्षियों की जानकारी के लिए एकत्र करने में ही गुजार दिया और पक्षी जगत की सेवा में ही लगा दिया। तो बचपन में अपनी एयर गन से एक सुंदर गौरैया पर जब निशाना साधा तो वो गौरैया जमीन पर गिर गई, मर गई। उस समय, उस घटना से जो सालेम अली थे उनका जीवन ही परिवर्तित हो गया। वो उस गौरैया को देखकर बहुत द्रवित हुए। घायल हुई वो गौरैया थी, मरी नहीं, यहाँ पर लिखा है घायल हुई, और उसको देखकर वो बहुत ही दुखी हुए। और उनके दुखी होने के बाद ही उन्होंने अपना मन प्रकृति सौंदर्य में, पक्षियों की सेवा में और पक्षियों के बारे में नई नई बातें एकत्र करने में गुजार दिया। अगला प्रश्न है, सालेम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गईं? प्रधानमंत्री के सामने ऐसा क्या उन्होंने बोला होगा जो शायद प्रधानमंत्री सुनकर रो पड़े, उनकी आंखें भी भीग गई? क्या बोला होगा? स्वाभाविक है, जो मैं कहूंगी तो उन्होंने यही बोला होगा कि पर्यावरण, प्रकृति इन पक्षियों से भी है। पक्षियों के बिना पर्यावरण अधूरा है। यदि ये पक्षी ही नहीं रहेंगे, क्योंकि पक्षियों पर मूक है, वो कुछ बोल नहीं सकते, तो इनकी जिम्मेदारी हमारी है। और देखिए क्या कहते हैं लेखक ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से वृक्षों की कटाई के विषय में कहा होगा, क्योंकि वृक्षों के कटने से साइलेंट वैली का जो क्षेत्र रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों का शिकार होने लगा था, जिससे वातावरण में अचानक आए परिवर्तन से पक्षी जगत इस वैली को छोड़कर जाने लगे थे। सालेम अली ने पक्षी जगत की बेचैनी को भी उजागर किया होगा। तो यहाँ पर जिस वैली को, जिस क्षेत्र को छोड़कर, जिसको साइलेंट वैली नाम दिया गया, तो उस क्षेत्र को छोड़कर ये क्या हो रहे थे, यहाँ से पक्षी जा रहे थे, क्योंकि वहाँ के आपने पेड़ काट दिए और पेड़ के कटने से पक्षियों का तो आश्रय ही छिन्न भिन्न हो गया। जब वो पेड़ नहीं रहेंगे जो इन झोंकों को झेल लेते थे, तो वो सीधे पक्षियों पर जा रहे हैं। पक्षी इससे परेशान हो रहे हैं, मर रहे हैं, उन्हें तकलीफ हो रही है, तो कृपया इन पेड़ों को ना काटा जाए। ऐसा कुछ उन्होंने बोला होगा भावनात्मक तरीके से, क्योंकि व्यक्ति के वचन ही सामने वाले को ज्यादा प्रभावित करते हैं। उसके बोलने की शैली, उसके शब्दों की शैली, उसके शब्दों का प्रभाव सामने वाले को आकर्षित कर लेता है और कई बार दूरी भी बढ़ा देता है। तो उन्होंने ऐसा बोला होगा कि जहां प्रधानमंत्री जी द्रवित हो गए, इस प्रकार के कुछ शब्द उन्होंने बोले होंगे। पक्षी जगत के प्रति उन्होंने अपनी बेचैनी को उजागर किया होगा। अगला है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? क्योंकि लॉरेंस पक्षी प्रेमी थे।
वो गौरैया और अन्य पक्षियों के साथ मिलते थे, बैठते थे, उनके साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते थे, इसलिए मुझे लगता है कि वो ज़्यादा जानते होंगे। लॉरेंस को प्रकृति से अत्यधिक प्रेम था। वे प्रकृति की सभी रचनाओं से प्रेम करते थे। उनका प्रकृति से गहरा नाता था। स्वाभाविक है, प्रकृति के प्रेमी लॉरेंस को गौरैया से भी गहरा नाता होगा, जो रोज छत पर बैठकर लॉरेंस और उनकी पत्नी को देखा करती थी। यही कारण है कि लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने उक्त कथन कहा। वो प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति की जितनी रचनाएं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पक्षी हो, उन सभी से उन्हें प्रेम था। जब वो प्रकृति प्रेमी थे, जब वो प्रकृति की रचनाओं से प्रेम करते थे, तो फ्रीडा कह रही है उन्हें गौरैया से भी प्रेम था। गौरैया रोज छत पर आकर मुझे और मेरे पति को देखती थी बड़े ध्यान से, इसीलिए मैं कह पा रही हूँ कि वो मेरे पति को मुझसे ज्यादा जानती है। प्रेम हर एक व्यक्ति, हर एक जंतु पहचानता है, चाहे वो पक्षी हो, जीव जंतु हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, मनुष्य हो। बच्चे बुजुर्गों में मतलब युवा वर्ग हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, किसी भी प्रकार का मनुष्य हो, प्रेम हर कोई पहचानता है। तो वो गौरैया भी जानती होगी ये इनकी नजरें मेरे लिए प्रेम जो उड़ेलती हैं, वो पहचान जाती होगी, इसीलिए वो कह पा रही, रोज वो आकर बैठती थी, वो मेरे पति को मुझसे ज्यादा जानती है। स्पष्ट कीजिए, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जीवन के प्रतिरूप बन गए, इसका क्या अर्थ है? लॉरेंस कैसे थे? लॉरेंस का हृदय खुला था, जीवन सीधा साधा था, प्रकृति के प्रति मन में जिज्ञासा थी। सालिम अली का व्यक्तित्व भी लॉरेंस की तरह प्रकृति प्रेमी, सुलझा और सीधा साधा था, प्रकृति को समर्पित था। इसीलिए लॉरेंस की तरह इनका जीवन भी नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गया। कैसे थे ये? लॉरेंस सीधे साधे खुले विचारों के, सालिम अली भी खुले विचारों के, और साथ ही दोनों ही प्रकृति प्रेमी थे। आशा स्पष्ट कीजिए, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? मतलब हम कुछ भी दे दें, लेखक कहना चाहते कि मृत व्यक्ति को आप कितना भी कुछ प्रदान कर दो, दिल की धड़कनें दे दो, शरीर की किसी भी प्रकार की क्रियाएं हम उससे कर लें, लेकिन वो जीवित नहीं हो सकता। कोई उसे अपनी धड़कनें देकर जीवित करना भी चाहे तो वो जीवित नहीं कर सकता। जो चला गया है उसे अपने सपनों में नहीं जिया जा सकता। व्यक्ति उसे अपना अंग भी यदि देना चाहे, दिल की धड़कन भी देना चाहे, किसी भी प्रकार की क्रियाओं को करना चाहे, लेकिन वो व्यक्ति जो जा चुका है वो वापस लौट कर नहीं आता, वो हमारे सपनों में भी नहीं जी सकता। इसलिए ये बात कही गई है। और एक और आशय है कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बन गया। मतलब सालिम अली का नाम केवल एक जगह स्थिर नहीं रह गया। सालिम अली का जीवन पूरे तरीके से एक समुद्र के रूप में था, सभी के लिए जानने वाला, समझने वाला, अथाह। लेखक कहना चाहते हैं सालिम अली ऐसा व्यक्तित्व है जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। इतनी बड़ी प्रकृति उसके आसपास रहती है, जमीन से आसमान तक जिसकी नजर जाती हो। वो किसी टापू की तरह नहीं, किसी विशेष स्थान पर रहकर सीमित नहीं रहे, वो तो घुमक्कड़ थे। प्रकृति के हर दृश्य को उन्होंने देखा तो वो तो अथाह सागर की तरह थे जिसका अंत नहीं। हर नदी का अनुभव है, जैसा विशाल सागर में हर नदी का अनुभव है, वैसे ही सालिम अली के पास भी हर स्थान प्रकृति की हर रचना का अनुभव था। इसीलिए वो टापू किसी विशेष वस्तु या स्थान के लिए नहीं रह गए, वो तो समुद्र बन गए, अथाह सागर बन गए, सारे अनुभवों को अपने में संजो कर रखने वाले बन गए। उनका जो कार्य क्षेत्र था वो सागर की तरह विशाल था। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषता बताइए जो जावेर हुसैन ने लिखा है। उनकी भाषा शैली कैसी रही, कुछ पॉइंट पर यहाँ पर दिया जा रहा है। चित्रात्मक शैली, प्रत्येक घटना का चित्रण सजीवता के साथ किया है। मतलब इस तरीके से बताया है, उनको दूरबीन लटकी रहती थी, गौरैया आकर बैठती थी, लॉरेंस की पत्नी ने ये बोला, या किसी भी प्रकार की बात उन्होंने इस तरीके से कही है जहाँ पर ये लगा है कि ये सजीव चित्रण है। विविध भाषाई, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से करते हैं। ये भाषा शैली, भाषा अत्यंत सरल, सहज और सजीव है। अभिव्यक्ति शैली, यहाँ पर जो अभिव्यक्त करने की बात है तो अपने मनोभावों को व्यक्त करने की शैली इनके अंदर है। ये मन की भावनाओं को लेखनी में स्वरूप दे पाते हैं। तो चित्रात्मक है, विविध भाषाओं का प्रयोग है, भाषा शैली सहज और सरल है, साथ ही अभिव्यक्ति शैली मन की भावनाओं को ये व्यक्त करना जानते हैं। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए।
सालिम अली के बारे में यहाँ पर जावेद हुसैन ने जो कुछ कहा है उसे अपने शब्दों में वर्णित करना है। देखिएगा, सालिम अली प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति और प्रकृति के जीव, मुख्यतः पक्षियों से उन्हें अटूट प्रेम था। जमीन से लेकर आसमान तक पक्षियों, प्रकृति के बारे में उनकी जिज्ञासा बनी रहती थी, वो खोजते ही रहते थे। प्रकृति को उन्होंने प्रकृति की नजर से देखा। उन्हें लेखक बर्ड वॉचर का नाम देते हैं। वह पक्षियों की सुरक्षा के उपाय खोजते रहे। कहते हैं उनके चेहरे पर से दूरबीन मौत के बाद ही उतरी। प्रकृति प्रेमी सालिम अली बाहरी चकाचौंध से दूर थे। घुमक्कड़ स्वभाव भी सीधे और सरल थे। प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति और प्रकृति के जीव और सबसे अधिक पक्षियों से उन्हें मोह था। पक्षियों की सुरक्षा के लिए निरंतर वो प्रयासरत रहे। जमीन से लेकर आसमान तक अपनी दूरबीन से देखते हुए इनके मन में प्रकृति और पक्षियों के प्रति जिज्ञासा बनी रही। इन्हें प्रकृति का, यहाँ इन्हें वर्ड वाचर का नाम दिया गया। लेखक ने वो जो प्रकृति की नज़र से इन्होंने देखा, इन्हें वर्ड वाचर का नाम दिया गया। पक्षियों की सुरक्षा के लिए उपाय करते रहे। कहते हैं उनके चेहरे पर से दूरबीन मौत के बाद ही उतरी थी। तो सालिम अली बाहरी दिखावे से, चकाचौंध से एकदम दूर थे, एकदम सीधे साधे और घुमक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे। ये पूरी जो सारांश निकल कर आया है पाठ का वो ये है। अगला है वर्ड वाचर से क्या अभिप्राय है। क्या है वर्ड वाचर? वर्ड वाचर मतलब हम जब संसार को वॉच करते हैं, निरीक्षण परीक्षण करते हैं, वो वर्ड वाचर हो गया। लेखक ने किसे वर्ड वाचर कहा? तो सालिम अली को कहा था। देखिएगा, वर्ड वाचर अर्थात संसार को देखने वाला, निरीक्षण करने वाला। पाठ में सालिम अली को वर्ड वाचर कहा गया क्योंकि सालिम अली ने दुनिया को अपनी दूरबीन से बहुत ध्यान से देखा था। पक्षियों के सुख और दुख का अनुभव किया है, उनकी स्वतंत्रता के प्रयास किए हैं। इतना बारीकी से जो देख ले वही तो वर्ड वाचर हुआ कि उन्होंने संसार को देख लिया। तो वर्ड वाचर कहा गया सालिम अली को। इन्होंने निरीक्षण किया, पक्षियों के दुख सुख को देखा, प्रकृति को बहुत करीब से देखा। लॉरेंस कौन था? उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी से लोगों ने क्या कहा? उनकी लॉरेंस कौन थे? लॉरेंस भी प्रकृति प्रेमी थे, एक दार्शनिक थे, घुमक्कड़ थे, सीधे साधे व्यक्ति थे। मृत्यु के बाद लोगों के पूछने पर लॉरेंस पत्नी ने उनके बारे में कहा कि मैं लॉरेंस के बारे में इतना नहीं बता पाऊंगी जितना, मतलब लोगों ने क्या पूछा था कि मुझे बताइए उनके बारे में, तो उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं बता पाऊंगी उतना जितना मेरे घर की छत पर बैठी हुई गौरैया लॉरेंस के बारे में जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। प्रकृति की दुनिया में सालिम अली का क्या स्थान था? अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रकृति की दुनिया में उनका क्या स्थान था? वो टापू की तरह नहीं, वो सागर की तरह रहे। प्रकृति को उन्होंने जिज्ञासा के रूप में उन्होंने जानने का प्रयत्न किया, प्रकृति को बहुत करीब से देखा। प्रकृति की इस दुनिया में सालिम अली का अपना ही एक स्थान है। वह दुनिया को अपनी नज़र से देखते थे। वह केवल एक स्थान विशेष पर रुकने वाले व्यक्ति नहीं थे। जमीन से लेकर आसमान तक प्रकृति और पक्षियों की जिज्ञासा में वो हमेशा तत्पर या तर रहते थे। पक्षियों की चिंता और उनकी सुरक्षा की चिंता उनमें रहती थी। वह भ्रमणशील, घुमक्कड़ स्वभाव के थे। प्रकृति की इतनी गहनता और नजदीकी के साथ संबंध रखना सालिम अली ही कर सकते हैं। वह समुद्र के समान अथाह और विस्तृत थे। अब यहाँ पर क्या बात उन्होंने मुख्य तौर पर बताई है कि प्रकृति की इस दुनिया में उनका एक अलग ही स्थान था। वो प्रकृति को अपनी नज़र से देखते थे। जमीन से लेकर आसमान तक वो प्रकृति की जिज्ञासा, पक्षियों के बारे में जानना, इन सभी में रत रहते थे। पक्षियों की सुरक्षा के लिए वो निरंतर प्रयत्नशील रहते थे। साथ ही वो भ्रमणशील थे, घुमक्कड़ स्वभाव के थे। प्रकृति को इतनी गहनता और इतनी गहराई के साथ यदि कोई जान सकता है तो वो सालिम अली ही थे। सालिम अली समुद्र के समान अथाह थे और विस्तृत हैं। सालिम अली ने केरल की साइलेंट वैली को बचाने के लिए क्या किया था? उन्होंने वहाँ के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास वो गए थे और वहाँ उस घटना के बारे में उन्होंने बताया, ऐसी भावनात्मक बातें बताई कि चौधरी की आंखें भी कैसी हो गई, नम हो गई। रेगिस्तान, साइलेंट वैली को रेगिस्तान के झोंकों से बचाने के लिए चौधरी चरण सिंह के पास गए थे, जो कि प्रधानमंत्री थे। सालिम अली ने पर्यावरण के संभावित भविष्य में होने वाले खतरों के बारे में इस तरह से चौधरी जी को बताया कि चौधरी जी की आंखें भी कैसी हो गई, नम हो गई। केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान के झोंकों से बचाने के लिए सालिम अली वहां के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से मिलने के लिए गए और पर्यावरण के संभावित भविष्य में होने वाले घटनाओं के बारे में जब उन्होंने चरण सिंह को बताया तो उनकी आंखें भी कैसी हो गई, नम हो गई।
तो देखिए सालेम अली का कितना विशाल व्यक्तित्व रहा है। जावेर हुसैन ने अपना कोई लेख ना लिखना उचित नहीं समझा कि उन्होंने अपने मित्र की याद में उनकी महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने रखा है। हम सभी को पढ़ने का मौका मिला। तो जब एक व्यक्ति पक्षियों में अपना जीवन समर्पित कर सकता है तो हम कुछ क्षण, कुछ पल, कभी कभी का कुछ समय तो हम पक्षियों को दे ही सकते हैं। ये पाठ हमें यही सिखाते हैं कि किन किन लोगों ने किस किस तरह से प्रकृति की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली है और किसी के कहने पर नहीं, स्वयं ली है, अपने अंदर से उन्हें महसूस हुआ है ये प्रकृति हमारी है, ये पशु पक्षी हमारे हैं, ये मानव हमारे हैं। तो जावेर हुसैन जी ने ये सालेम अली के बारे में जितना लिखा है उसको पढ़कर लगा ही ये सजीव, बाकी सजीव चित्रण था। और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी पढ़ते पढ़ते शायद सालेम अली में खो गए हो, और अभी ना खोए हो तो जिस दिन आप मुझे सुनेंगे, फिर से सुनेंगे, तो आप बिल्कुल एक सजीव चित्रण ही पाएंगे। मेरी भी पूरी कोशिश रहती है कि पाठ को उन्हीं भावों के साथ पढ़ा जाए जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए। क्योंकि यदि हम कठोरता से पढ़ेंगे और ऐसे ऐसे पढ़ के चले जाएंगे, साधारण सा आपको बता देंगे, तो वैसे भी हमें याद नहीं होगा फिर वो। और जब हम उसे कहानी के तौर पर याद करते हैं, वैसे भाव लाकर याद करते हैं, तो वो हमें याद होने में आसानी हो जाती है। और आपको हर एक पाठ, हर क्षेत्र में, अध्ययन के हर क्षेत्र में आपको आसानी ही रहे, आसानी से आप याद कर पाए। इसीलिए तो स्टेप अप एकेडमी ने ये कार्य प्रारंभ किया है कि आपको अच्छे शिक्षकों के माध्यम से और अच्छी से अच्छी और सरल से सरल भाषा में जानकारी प्राप्त हो। केवल संस्कृत या हिंदी ही नहीं, केवल साइंस या सोशल ही नहीं, बल्कि सभी बोर्ड्स के कक्षा 6वीं से 12वीं तक के अच्छे शिक्षकों के माध्यम से, कक्षा से 6वीं से 12वीं तक आपको सारे बोर्ड्स के यहाँ पर शिक्षा प्राप्त हो रही है। इसके अलावा भी आप नीट, क्लेट, जेई, सीयूईटी जैसे एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत सारे प्रश्नों के साथ, बहुत सारे सामग्री के साथ, बहुत सारे ज्ञान के साथ। तो इसके लिए तो हमारी वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए, आपको सब कुछ उपलब्ध मिलेगा। विजिट करिए, देखिए, पढ़िए, सुनिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।